यूजीसी, एचआरडीसी, एमएमटीसी, एएमयू के गुलदस्ता प्रोग्राम के पोस्ट कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर और अन्य सभी रिसोर्स पर्सन को मेरा सादर प्रणाम। मैं शैलेश कुमार प्रजापति, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री भगवान महावीर पीजी कॉलेज, पावानगर, फाजिलनगर, कुशीनगर से हूँ। मैंने सेमिनार को प्रेजेंट के लिए भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना को चुना है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रस्तावना है क्या। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम इस संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना है। हम जानेंगे कि ये आया कैसे है। तो तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे सर्वसम्मति से यानी संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। यही आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। यह प्रस्तावना एक शब्दों का एक समूह नहीं बल्कि आदर्शों का एक संग्रह है, जो भारतीय संविधान के अंदर जो भी अनुच्छेद है उसमें प्राप्त करने के लिए इसके बारे में बात किया गया है, प्रावधान किए गए हैं। अब हम जानेंगे कि प्रस्तावना क्या जैसा एज इट इज लिया गया था शुरू में वैसा ही है या इसमें कभी बदलाव भी हुआ है। हाँ, बदलाव हुआ है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द है अखंडता। 3 शब्द इसमें जोड़े गए हैं और हम जो उद्देशिका में जो भी शब्द शामिल हैं, जो भी चीज़ हैं या जो आदर्श शामिल हैं, उनके बारे में हम एक एक करके जानकारी लेंगे। इसमें पहला शब्द है हम भारत के लोग। तात्पर्य है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च है, संप्रभु हैं। अर्थात भारतीय जनता को ये अधिकार मिले हैं और वही संविधान का आधार है। दूसरे शब्द में भारतीय संविधान भारतीय जनता के लिए समर्पित है। अब आते हैं संप्रभुता। संप्रभुता से क्या आशय है? तो भारत संप्रभुता से आशय, हमारा आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है या न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है या डोमिनियन स्टेटस इसको मिला हुआ है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, अर्थात यह अपने आंतरिक और बाह्य सभी मामलों को स्वयं निपटा सकता है और उसके बारे में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अब आते हैं हम समाजवादी शब्द पर। तो इसका आशय है ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों पूंजी, संपत्ति, जमीन आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व हो, नियंत्रण हो और इसका बंटवारा अर्थात वितरण समताकारी सामंजस्य के अनुसार हो। यह इसका मुख्य तात्पर्य है समाजवादी का। और यह मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेते हुए आता है, जिसमें न ही ज़्यादा व्यक्तिवाद का बोलबाला है और न ही ज़्यादा ऐसी चीज़ों का बोलबाला है जिसमें राजशाही सत्ता हो, उनका नियंत्रण हो। ना ही अतिवादी है, अति व्यक्तिवादी है, ना ही अति रूढ़िवादी है। अर्थात यह मिश्रित व्यवस्था को लेके आता है। अब आते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? हम पाते हैं संविधान प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द शुरू में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। और जोड़ने के पीछे ये था, इसको लाने का, इसको उसमें शामिल करने का मकसद ये था कि ऊपरी तौर पे दिखे कि हमारा दस्तावेज या जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है यह पंथ निरपेक्ष यानी ऐसे राष्ट्र को संदर्भित करता है जो किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता। हमारी संविधान निर्मात्री जो संस्था थी उसने इस तथ्य का ध्यान रखा। ये जो मूलाधिकार में जो अनुच्छेद
25 से लेकर 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, कहीं न कहीं संविधान निर्मात्री सभा ने इसका ध्यान रखा और इसके माध्यम से उसने ये प्रावधान किया कि सरकार किसी के भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये सब अपने अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे और अपने अनुसार जिसका भी उपासना करना हो करेंगे और इस मामले में स्वतंत्र रहेंगे। अब हम आते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था पे कि लोकतंत्र का क्या मतलब है। तो लोकतंत्र का इस्तेमाल बृहद रूप में इन्हें किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी इसमें समाहित किया गया है। कारण है कि जैसे वयस्क मताधिकार है, चुनाव की प्रक्रिया है, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव न हो इसके लिए प्रावधान, ये सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंग हैं और कहीं न कहीं ये लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और ये जनता के द्वारा जनता का शासन जनता के लिए, यानी सरकार का चुनाव जो है जनता के द्वारा जनता के लिए जनता के द्वारा, जो कॉन्सेप्ट है इस पे आधारित करते हैं, इसी आधार पे इनका चयन करते हैं। अर्थात इसमें हर व्यक्ति को अपने हिसाब से ग्रोथ करने का अनुभव मिलता है और नैसर्गिक विकास के लिए किसी भी समाज में अति आवश्यक है। जब तक लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, अपने हिसाब से कार्य करने का उनको छूट नहीं मिलेगा, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। यही इसको आदर्श में अपनाने का मुख्य उद्देश्य था। अब हम आते गणतंत्र पे। तो गणतंत्र का नाम लेते ही एक जेहन में आता है कि कहीं गणतंत्र तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुशोभित करता है। इसका तात्पर्य है कि कोई राजशाही सत्ता भी रही होगी जिसमें सत्ता की संरचना किसी या सत्ता शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में रहती होगी। जैसे राजशाही व्यवस्था रही, वहाँ पे जो परिवारवाद या जो अनुवांशिक चीज़ें थी उनका बोलबाला था, वंशानुगत चीज़ों का बोलबाला था। लेकिन गणतंत्र की व्यवस्था, इसलिए गणतंत्र की व्यवस्था जब आती है तो इसमें कहीं न कहीं अर्जित परिस्थितियों को महत्व दिया जाता है, व्यक्ति योग्यता को वरीयता दिया जाता है। इसलिए गणतंत्र को अपनाया गया जो वंशानुगत न हो और जिसमें राष्ट्राध्यक्ष यानी राज्य के मुखिया का चुनाव व्यक्ति या वहाँ के नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करें, जो चयन करके वहाँ तक भेजें। इसमें ये भी इसका प्रावधान है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति को महत्व प्रदान करता है, उनकी स्वतंत्रता को महत्व प्रदान करता है। यह साबित करता है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के जैसे राजा के हाथ में न हो, यह जनता में निहित हो। दूसरी बात है कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की यहाँ पे अनुपस्थिति होती है, अर्थात इनका कोई इसमें स्थान नहीं होता है, क्योंकि यह भेदभाव रहित व्यवस्था को संदर्भित करता है, उसे स्थापित करता है, जो प्रत्येक नागरिक के लिए समान अधिकार को स्थापित करता है। अब आते स्वतंत्रता पे, तो हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके माध्यम से नागरिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है और इसका इस्तेमाल संविधान में जो किया गया है कुछ सीमाओं के भीतर किया गया है। जैसे मान लीजिए वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 में जो दी गई है, तो इसमें सभी अधिकारों की बात की गई, लेकिन कहीं न कहीं लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य के नज़रिए नज़र से इसमें युक्त निर्बंधन का भी प्रावधान किया गया है, ताकि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें अपरिहार्य हो जाए कि वाक्य अभिव्यक्ति पर कुछ सीमाओं तक निर्बंधन लगाया जाए, तो इसलिए प्रावधान किया। लेकिन अपरिहार्य स्थितियों में इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। अब हम आते हैं न्याय पे। तो हमारे प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय से हमारा अभिप्राय है कि मानव जाति के बीच वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर या किसी अन्य आधार पर भेदभाव न किया जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति करने का समुचित अवसर सुलभ हो। दूसरी आर्थिक न्याय की बात करें तो उत्पादन और वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो, ये इसकी प्रावधान करता है। और ये कहता है कि धन, संपदा, पूंजी, संपत्ति कुछ व्यक्ति के हाथों में केंद्रित न हो, अर्थात इसका समान वितरण हो, जिसके माध्यम से व्यवस्था जो है
सुचारू रूप से लोकतांत्रिक तरीके से चलायमान हो। अब हम आते हैं समता पे। तो हम राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। तो राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार यहाँ पे प्राप्त हों, चाहे वह राजनीतिक दफ्तर में जाने की बात हो या सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की बात हो या सरकार के चयन की बात हो, यानी राष्ट्राध्यक्ष के चयन की बात हो या किसी अन्य राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की बात हो, जैसे मताधिकार का प्रयोग हो या खुद के चुने जाने की, यानी मत देने का अधिकार और चुने जाने का अधिकार, इन सभी का प्रावधान इसमें किया गया है और इसका दर्शन हमारे उद्देशिका में रखा गया है। आदर्श को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे शब्दों को समायोजित किया गया है। अब हम आते हैं संप्रभुता की बात, समता की बात। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है हर नागरिक को समता और प्रतिष्ठा, यानी प्रतिष्ठा की समता की बात करता है, अवसर की समता की बात करता है और कहता है कि हर व्यक्ति इस व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है, जरूरी है और सभी को बढ़ने का, आगे अपने उन्नति करने का समान अवसर मिलना चाहिए। लिंग, जाति, वेशभूषा किसी भी आधार पे इनके बीच कोई विभेद न हो, यानी सबके लिए समान अवसर हो। अब हम आएंगे बंधुत्व की पे। तो बंधुत्व का तात्पर्य है कि बंधु का तात्पर्य यहाँ भाईचारे से है, यानी भाईचारे के विकास से है। प्रस्तावना में दो प्रकार के बंधुत्व की चर्चा की गई है। एक तो व्यक्ति के एक तो जो है एक तो व्यक्ति के सम्मान की बात करता है और दूसरा देश की एकता और अखंडता की बात करता है, यानी दो बात की गई है। इन दोनों के माध्यम से ये कहा गया है कि जब व्यक्ति का सम्मान होगा तो सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, इससे देश की एकता और अखंडता सुदृढ़ होगी और अंततः भारत एक विकसित, प्रगतिशील और न्यायशील व्यवस्था के रूप में वैश्विक धरातल पे अपने आप को अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा, विद्यमान करेगा, प्रदीप्तिमान करेगा। यही प्रस्तावना का मूल दर्शन है और यही इसमें समाहित जो शब्द हैं उनके मूल अर्थ हैं। आइए संविधान को, अगर संविधान में अंदर जो भी प्रावधान हैं, जो भी अनुच्छेद हैं, जो भी धाराएं हैं, उसके विश्लेषण में कहीं कोई समस्या आती है तो उसके लिए हमारी न्यायपालिका, यानी जो कस्टोडियन है सर्वोच्च न्यायालय, वो ये व्याख्या करता है कि मूल भावना के रूप में ये जो उद्देशिका है, क्योंकि यह उसकी आत्मा है, तो यहाँ से इसके दर्शन को देखा जाए और ये देखा जाए कि उसकी व्याख्या इसी आधार पर किया जाए। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मूल ढांचे की व्यवस्था को लाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग माना जाए और विधायिका को इसमें संशोधन करने का भी अधिकार दिया जाए, लेकिन वो उसी सीमा तक संशोधन करे जिससे इसकी मूल भावना किसी भी स्तर पे धूमिल न हो या मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट है उसमें किसी प्रकार का कोई विसंगति न उत्पन्न हो। अगर ऐसा होता है तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 13 है, धारा 13 है, उसके द्वारा उस सीमा तक, जिस सीमा तक वह उल्लंघन करती है, मूल ढांचे का उल्लंघन करती है, उसे उस सीमा तक विधिशून्य घोषित करने की बात की गई है। यही प्रस्तावना का मूल दर्शन है।